हेलो एवरीवन। अगर आपका भी सपना है 2027 में बीटेक करने का, उसमें भी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस से, तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर आपका जेईई मेंस का 2027 का जो एग्जाम होगा, उसका रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट होगा, आखिर आपका एग्जाम कब होगा, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यानी आप कितने बार एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप 12th में हैं तो आप कितने बार दे सकते हैं, अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप कितने बार दे सकते हैं, साथ ही साथ 75% का जो क्राइटेरिया होता है ये क्या होता है, टॉप 20 परसेंटाइल क्या होता है, साथ ही साथ सेफ स्कोर, आपका जेईई मेंस में सेफ स्कोर कितना रहेगा ताकि आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, साथ ही साथ परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स में जो ये डिफरेंस होता है ये क्या होता है। ये सारे सवाल का जवाब, जितने भी मन में आपका सवाल उठ रहा है, ये सारे सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। तो जो नए बच्चे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए इस चैनल पे आते रहेगा और आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जब आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस से अगर आपको बीटेक करना है तो आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होता है। ठीक है, जेईई मेन का एग्जाम देना होता है। वहीं अगर आपको आईआईटी जैसे कॉलेजेस से बीटेक करना है, जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल के रूप में ये आपका आईआईटी रुड़की है, अगर ये सब कॉलेजेस से बीटेक करना है, आईआईटी बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, आपका रुड़की हो गया, फिर आपका मतलब जो भी बीएचयू हो गया, आईआईटी बीएचयू हो गया, ठीक है, आईआईटी कानपुर हो गया, मतलब कि ये सब आईआईटी से अगर आपको बीटेक करना है तो इसमें आपको जेईई एडवांस का एग्जाम देना होता है, जेईई एडवांस को क्वालिफाई करना होता है, जो कि आपका जेईई मेंस के बाद होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि आखिर आपका पहले जेईई मेंस होगा तब तो आपका जेईई एडवांस होगा, जेईई मेंस में आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी तो आप जेईई एडवांस में ये फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर आपका जेईई मेंस 2027 का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। भैया ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है? देखो, रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि जैसे ही आप क्लास 10th का जब बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे तो उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन हर एक एग्जाम के पहले रजिस्ट्रेशन होता है। जो भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा, 12th का फिर एग्जाम दीजिएगा तो आपका 12th एग्जाम के पहले रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये जो आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है ये आप समझिए कि मतलब कि आपका अक्टूबर से शुरू हो जाता है, यानी 31 अक्टूबर से लगभग मतलब कि 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर से आपका नवंबर तक चलता है। इसका भी फाइनल डेट नहीं आया है, लेकिन यही समझिए कि नवंबर, अक्टूबर नवंबर में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे जो अपडेट आएगा सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं। ओके, फिर बात करते हैं कि भैया एग्जाम डेट। ठीक है, एग्जाम डेट कब होगा, क्या रजिस्ट्रेशन डेट। देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आखिर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं। ओके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग जेईई मेंस 2027 में जो एग्जाम दीजिएगा वो आखिर आप कितने बार दे सकते हैं। देखिए, एक साल में जो एग्जाम होता है, एक साल में आपका 2 बार एग्जाम होता है। ठीक है, 2 बार, दो दो 2 टाइम्स आपका एग्जाम होता है, 2 टाइम्स आपका एग्जाम होता है। कब कब होता है ये चीज आप सभी को नहीं पता है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। एक बार आपका जनवरी में होता है और एक बार आपका अप्रैल में लिया जाता है, यानी एक साल में आपका 2 बार एग्जाम होता है, एक बार जनवरी में होता है, एक बार अप्रैल में होता है। कब होता है, किस दिन होता है, मैं आप सभी को बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए, हड़बड़ाइए मत, सारा कुछ बताएंगे। ओके, जनवरी में होता है, अप्रैल में होता है, यानी क्या भैया, अगर हम जैसे कि जो स्टूडेंट 2027 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर आप 2027 में क्लास 12 किए हैं, ठीक है, 2027 में अगर आप क्लास 12 करने वाले हैं, यानी आप क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप एक बार जनवरी में एग्जाम दे दीजिए और एक बार आप लोग अप्रैल में एग्जाम दे दीजिए, यानी एक साल में आपका 2 बार। और जब आप पास आउट हो जाइएगा, यानी अपीयरिंग, ये आपका अपीयरिंग हुआ, यानी 2027 में जो अगले बार एग्जाम दीजिएगा, अभी आप लोग जो स्टूडेंट जो आप लोग 12th में हैं, अभी 2027 में जो आप लोग बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, तो वो तो हो गया आपका अपीयरिंग, यानी अपीयरिंग में भी आप लोग आराम से एग्जाम दे सकते हैं। ये ऐसा कैसे भैया, रिजल्ट तो आएगा मेरा नहीं 2027 में जनवरी में, अप्रैल में भी नहीं आएगा, अप्रैल में तो क्लास 12 का एग्जाम ही होता है। नहीं स्टूडेंट्स, आप लोग एग्जाम को दे सकते हैं जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन होगा ना, जैसे कि जनवरी में एग्जाम दीजिएगा, फिर आप लोग अप्रैल में ये एग्जाम दीजिएगा, फिर आपका ये काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग का प्रोसेस होते होते आपका जुलाई अगस्त बीत जाता है, तब तक आपका क्लास 12 का एग्जाम भी फिर हो जाता है, और साथ
साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी उस टाइम तक आ जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका सब कुछ रहता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया एक बार एपियरिंग। फिर अगर मान लिया जाए अगर आप क्लास 12 के बाद देना चाहते हैं यानी 2027 के बाद फिर आपको 2028 में ये देना होगा, तो उसमें भी फिर आप जनवरी में भी दे सकते हैं और अप्रैल में भी ये भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपको एक बार और मौका मिलेगा, यानी एक बार और मौका मिलेगा, यानी 2027 में तो एपियरिंग हो गया, फिर आप एक बार ड्रॉप लिए, ठीक है, 2028 में। फिर आप एक बार 2029 में भी ये दे सकते हैं, उसमें भी आपको 2 बार मौका मिलेगा, यानी जनवरी और अप्रैल 2 बार मौका मिलेगा। यानी टोटल मिलाकर के आप लोग 6 बार एग्जाम को ये फिर दे सकते हैं। यानी 6 बार एग्जाम देने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका रैंक वगैरह अच्छा नहीं आया तो आप लोग 2027 में अगर आपको बेस्ट मिल गया, ठीक है, रैंक मिल गया, अच्छा परसेंटाइल आ गया, तब तो कोई बात नहीं। अगर आपको उतना बेस्ट नहीं लगा तो आप लोग एक बार और अटेम्प्ट दे सकते हैं, जो कि आपका 2028 में होगा, ठीक है, 2028 में। फिर आप लोग एक बार 2029 में दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 12 में जो कि 2027 में क्लास 12 का एग्जाम देने वाले, उनके लिए खास करके बोला जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये होता है, ये तो आपका हो गया जेईई मेंस का, लेकिन आप लोग जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है वो साल में एक बार होता है और आप वो एग्जाम को 2 ही बार दे सकते हैं। एक बार एपियरिंग यानी क्लास 12 के साथ और एक बार ड्रॉप लेने के बाद। यानी जो स्टूडेंट 2027 में एग्जाम देंगे वो एक बार दे सकते हैं 2027 में और एक बार आप लोग दे सकते हैं 2028 में। आप लोग शायद ध्यान से समझ रहे होंगे, ठीक है, 2028 में। यानी आपको जेईई एडवांस का जो एग्जाम का जो होता मौका मिलता है वो आपको 2 ही बार मौका मिलता है और जेईई मेंस का जो एग्जाम का मौका मिलता है वो आपको 3 साल मिलता है, 3 साल। और एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो 3 दूनी यानी 3 into 2 यानी 6 टाइम्स आपको एग्जाम का देने का मौका मिलता है। अब क्या इसमें कौन सा बेस्ट होता है, क्या परसेंटाइल होता है, दोनों एग्जाम देना जरूरी है, क्या है, दोनों शिफ्ट का एग्जाम देना जरूरी है, ये सब कुछ आप सभी को बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए। ओके, देखिए, तो ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन डेट। एग्जाम डेट कब से होगा, यानी जनवरी सेशन का जो एग्जाम होता है ये आपका समझिए लास्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट होता है, यानी 20-21 जनवरी से आप लोगों का एग्जाम शुरू होता है, ठीक है। और लगभग ये 8 से 9 दिन में एग्जाम चलता है, 2-2 शिफ्ट में, ठीक है, 2-2 शिफ्ट में चलता है। यानी आपका कोई एक ही दिन एग्जाम रहेगा, कोई एक ही शिफ्ट एग्जाम रहेगा, लेकिन ये 8 से 9 दिन में एग्जाम चलता है। हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग दिन होता है और अलग अलग शिफ्ट होता है। ये सब आपको एडमिट कार्ड आने के बाद पता चल जाता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज समझ गए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप लोग समझ ही गए कि अगर आप एपियरिंग है, क्लास 12 में है तो आप लोग दे सकते हैं 2 बार, जनवरी में भी और अप्रैल में भी। ड्रॉप लिए यानी अगले साल तो फिर 2 बार दे सकते हैं, फिर अगले बार भी 2 बार आप दे सकते हैं। लेकिन जेईई एडवांस का एग्जाम आप लोग साल में एक बार देते हैं, यानी एपियरिंग में, और एक बार और यानी ड्रॉप लेने के बाद, यानी 2 ही बार मौका मिलता है जेईई एडवांस का, जिससे कि आपको आईआईटी में एडमिशन होता है, ठीक है। ये चीज समझ गए। 75% का जो क्राइटेरिया होता है ये क्या होता है, देखो भाई, क्लास 12 में अगर आपका 75% नहीं आता है तो आप लोग फिर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, खास करके जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया सीबीएसई वालों का और साथ ही साथ आईसीएसई बोर्ड वालों का। लेकिन जो स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड से एग्जाम देते हैं ना, जैसे कि बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, ठीक है, जो भी स्टूडेंट स्टेट बोर्ड से एग्जाम देते हैं उनका क्या होता है कि टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आना होता है, ठीक है। टॉप 20 परसेंटाइल क्या होता है, टॉप 20 परसेंटाइल कहने का मतलब ये होता है कि उनका 75% होना ऐसा नहीं कि जरूरी है। अगर वो 75% ले आए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनका 75% से कभी कम भी आ जाता है, मान लिया जैसे कि 72% आ गया, 73% आ गया, या फिर 68% आ गया क्लास 12 में, तो उनका फिर देखा जाता है कि वो टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ये आपका स्टेट बोर्ड के द्वारा निकाला जाता है एग्जाम के बाद, जो कि आपका ये जोसा के ऑफिशियल साइट पे भी रहता है, ठीक है, मेंशन आ जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद 1-2 महीना के बाद आपका जोसा के ऑफिशियल साइट पे हर एक स्टेट बोर्ड का निकल जाता है कि आखिर आप टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आपको कितना मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। तो हर एक बार ये देखा जाता है कि 75% से कम ही रहता है, यानी जिनका 71% भी बन रहा है तो वो भी टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आ जाते हैं। और ये हर एक कैटेगरी वाइज का निकलता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। जनरल का अलग निकलेगा, ईडब्ल्यूएस का अलग, ओबीसी का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग, ठीक है। ये सब कुछ मार्क्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये चीज आप लोग समझ गए। सेफ स्कोर क्या, ये फिर क्या रहेगा जेईई मेंस में। जेईई मेंस में जो सेफ स्कोर रहता है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। खास करके अगर आपका जेईई मेंस का जो एग्जाम होता है वो आपका 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 300 नंबर का होता है। इसमें से अगर आपका 180 प्लस नंबर भी आ रहा है तो आप लोग सेफ स्कोर में है, आराम से आपका 98-99 परसेंटाइल बन जाएगा। ये
ये पेपर पे डिपेंड भी ये फिर करता है, यानी क्वेश्चन पे डिपेंड भी करता है, ठीक है, कि आखिर आपका कौन सा शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, क्या उस शिफ्ट में ज्यादा तेज बच्चे बैठ गए हैं, क्या उस शिफ्ट में पेपर टफ आ गया था। तो कभी कभी होता है कि 160 मार्क्स पे भी आपका 99 परसेंटाइल बनता है, कभी कभी होता है कि 200 मार्क्स पे भी आपका 99 परसेंटाइल बनता है, ठीक है। ये परसेंटाइल क्या होता है और रैंक क्या होता है ये भी हम आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज पेपर के टफनेस पे डिपेंड करता है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, सब कुछ यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा, प्राप्त होता है, ये होता रहेगा। ओके, तो ये चीज हो गया। अब एक बार मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूँ कि ये जो जनवरी और अप्रैल जो शिफ्ट है, देखिए अगर आप मान लिया जाए 2027 में क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, जो भी मार्च अप्रैल में आप लोगों का क्लास 12 का एग्जाम होता है सीबीएसई का, या फिर ये जो भी बोर्ड एग्जाम हो गया, ठीक है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ओके। तो अगर आप पहले तो जनवरी में एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आपका अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है, जैसा कि आप सभी को बोले। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन, अगर आप दोनों शिफ्ट का, दोनों सेशन का एग्जाम अगर ये देना चाहते हैं, ठीक है, दोनों सेशन का अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं, जनवरी का भी और अप्रैल का भी, तो दोनों का रजिस्ट्रेशन आप लोग एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, किसी स्टूडेंट्स का मन होता है कि नहीं हम एक ही सेशन का एग्जाम देंगे, या फिर जनवरी का एग्जाम देंगे, या अप्रैल का एग्जाम देंगे, तो उनका क्या होता है, अगर आप लोग केवल जनवरी का एग्जाम देना चाहते हैं तब पर भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा वही अक्टूबर नवंबर में ही। अगर आप दोनों का एग्जाम देना चाहते हैं तब पर भी आप अक्टूबर नवंबर में दोनों का एग्जाम का रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई स्टूडेंट्स का मन होता है नहीं हम केवल अप्रैल में एग्जाम देंगे, जनवरी में एग्जाम नहीं देंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आप लोग बाद में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी जनवरी का जो एग्जाम होता है रिजल्ट सब निकलने के बाद आपका फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होता है, तो आप लोग फिर से अप्रैल में रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं अप्रैल एग्जाम के लिए, अप्रैल सेशन के एग्जाम के लिए, ओके। या फिर दोनों स्टूडेंट्स, अगर आप लोग दोनों सेशन में एग्जाम देने वाले हैं, जनवरी में भी अप्रैल में भी, लेकिन दोनों का आप लोग रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना चाहते हैं कि जनवरी का पहले करेंगे फिर अप्रैल का जो एग्जाम होगा वो अप्रैल वाले में ये करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों एग्जाम का रजिस्ट्रेशन आप लोग साथ में भी कर सकते हैं, या फिर दोनों एग्जाम का रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग अलग अलग भी आप लोग कर सकते हैं, कहीं कुछ पैनिक होने का जरूरत नहीं है, ओके। अब बात आता है कि भैया आखिर क्या दोनों सेशन का एग्जाम में क्या होता है। देखो अगर आपका जनवरी सेशन में, अगर देखो दोनों सेशन का अगर आप लोग एग्जाम दिए, जनवरी सेशन का भी और अप्रैल सेशन का भी, दोनों सेशन में से जिसमें आपका बेस्ट आता है ना, जिसमें आपका बेस्ट मार्क्स आता है यानी परसेंटाइल आता है, उसके हिसाब से आपका रैंक को फिर डिसाइड किया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप जनवरी सेशन में एग्जाम दिए और आपका कितना आया 90 परसेंटाइल आ गया, ठीक है, ये आपका जनवरी सेशन वाला एग्जाम हुआ, ये आपका जनवरी सेशन में हुआ। फिर आप अप्रैल सेशन में एग्जाम किए तो आपका 95 परसेंटाइल आ गया, ठीक है। तो दोनों सेशन में से बेस्ट किस में आया, ये आपका अप्रैल सेशन वाला में आया, तो अप्रैल सेशन के अकॉर्डिंग ही आपका परसेंटाइल बनेगा और आपका रैंक को डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। परसेंटाइल भी मेंशन होगा और आपका रैंक का भी डिसाइड किया जाएगा। मान लिया जाए किन्हीं स्टूडेंट्स का जनवरी सेशन में ही आ गया, क्या बोलते हैं, जनवरी सेशन में ही आ गया आपका 95 परसेंटाइल, और आपका अप्रैल सेशन वाला में आपका आ गया मान लिया जाए 94 परसेंटाइल, ठीक है। तो कौन सा मेंशन किया जाएगा, तो आपका फिर जनवरी सेशन वाला ही मेंशन किया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक को भी डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए कोई स्टूडेंट जनवरी सेशन का ही केवल एग्जाम दिए और इसी में इनका आ गया 98 परसेंटाइल, फिर ये अप्रैल सेशन वाला एग्जाम नहीं दिए, ठीक है, फिर ये अप्रैल सेशन वाला एग्जाम नहीं दिए, तो इनको तो फिर रैंक का पता नहीं चलेगा। नहीं, आपका अगर अप्रैल सेशन में, देखो जनवरी में जो एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें केवल परसेंटाइल ही मेंशन होता है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग अप्रैल सेशन में एग्जाम देते हैं या फिर नहीं भी देते हैं, ठीक है, तो अप्रैल सेशन में एग्जाम दीजिएगा तो रिजल्ट देखिएगा ही देखिएगा, ठीक है। तो उसमें तो आपका रैंक वगैरह सब कुछ मेंशन रहेगा अप्रैल के बाद। लेकिन जो स्टूडेंट्स मान लिया जनवरी में दिए उनका 98 परसेंटाइल आ गया, ठीक है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा गलती करते हैं कि मान लीजिए वो जनवरी में एग्जाम देते हैं फिर वो अप्रैल में नहीं देते हैं, तो उनका रैंक मतलब कि रैंक दिखता ही नहीं है। तो भाई आप लोग गलती करते हो, आप लोग जनवरी वाला ही रिजल्ट को चेक करते हो। नहीं, अगर आपने अप्रैल में एग्जाम नहीं दिया तब पर भी आपको अप्रैल में जब रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स का और भी स्टूडेंट्स का, तो उस समय फिर से आपको रिजल्ट चेक करने का होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड लगा करके वहां पे रिजल्ट चेक करने का होता है। फिर आप लोग को वहीं पे 98 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही वहां पे रैंक वगैरह आपका मेंशन रहता है, ठीक है। तो वो रिजल्ट आपका वैल्यू मतलब मेन होता है, ठीक है, यानी जिसमें आपका परसेंटाइल और रैंक दोनों मेंशन है वही आपका रिजल्ट होता है। अब भैया क्या है कि ये जो परसेंटाइल वर्सेस जो रैंक है ये क्या होता है, देखो परसेंटाइल वर्सेस जो रैंक होता है इसमें हम आप सभी को बता देना चाहते हैं, ठीक है। परसेंटाइल वर्सेस जो रैंक होता है ना, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक परसेंटाइल पे क्या होता है, एक परसेंटाइल पे क्या होता है कि मान लीजिए जेईई मेंस में अगर 15 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दिए, 15 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए 2027 में आपका, ठीक है, 15 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या होता है कि एक परसेंटाइल पे आपका समझिए, एक परसेंटाइल पे आपका 15,000 के लगभग रैंक होता है,
कितना 15,000 के लगभग रैंक होता है। यानी अगर आपका 98 परसेंटाइल आ रहा है तो आपका कितना रैंक बन रहा है पता है? आपका 30,000 रैंक बन रहा है। 30,000 रैंक आपका बन रहा है, ठीक है। यानी 15 लाख को अगर आप 100 से डिवाइड कीजिएगा ना तो इतना बनेगा, यानी 15,000 के अकॉर्डिंग आपका बनता है इस तरीके से। यानी कहने का मतलब यही होता है कि अगर आपका 98 परसेंटाइल आ रहा है तो आपका 30,000 रैंक आपका बन रहा है। अगर 15 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दिया है, यूनिक कैंडिडेट्स एग्जाम दिया है तो ठीक है। और ये दोनों में क्या होता है कि यूनिक कैंडिडेट्स से गिना जाता है। जनवरी अप्रैल में दीजिएगा तो दोनों में से यूनिक कैंडिडेट्स, ठीक है। तो टोटल वही 15 लाख 14.5 लाख इस तरीके से ये स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ये सब चीज रहा। और भी अगर आपके मन में कुछ सवाल उठ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं 7667140322, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोग को जरूर इंफॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं किए हैं, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो का, वहां से जाकर के वहां पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे तुरंत क्विक अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो भी चीज आएगा तुरंत आप लोगों को अपडेट वहां पे देखने को मिल जाएगा। ऐसे तो चैनल पे भी मिलेगा, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए आते रहेगा 2027 के एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो ओके, तो अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है। और यही सब चीज रहा। फिर आपका जेई एडवांस का जो एग्जाम होता है आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, ये आपका जेई मेंस के एग्जाम के बाद होता है। जैसे कि दोनों सेशन का एग्जाम हो जाता है, फिर आप हर एक कैटेगरी वाइज क्या होता है कि वो कट ऑफ रिलीज होता है कि आपको कट ऑफ पार हुए कि नहीं, ठीक है। यानी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 93 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल रहता है, फिर ओबीसी के लिए आपका 83, 84, 85 परसेंटाइल रहता है। इस तरीके से सारा कैटेगरी वाइज का कट ऑफ डिसाइड होता है। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो आप फिर जेई एडवांस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। जेई एडवांस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसके फिर आप जेई एडवांस का जब एग्जाम देते हैं तो उसमें अगर आपका रैंक अच्छा आता है, 4,000, 5,000, 10,000 के अंदर आता है, तो आपको आईआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन होता है। अगर आपका 500 के अंदर रैंक आ रहा है तो आपको टॉप आईआईटी में एडमिशन होगा। अगर आपका 1000 रैंक के अंदर आ रहा है तब पर भी टॉप आईआईटी में एडमिशन होगा, लेकिन फिर लोअर ब्रांच में एडमिशन होगा। तो वो सब चीज पे डिपेंड करता है। यानी 10 से मतलब कि 12 से 13,000 रैंक तक, 12 से 13,000 रैंक तक आपको एडमिशन में मतलब आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। किन्हीं किन्हीं को 15,000 रैंक तक भी मिल जाता है, ऐसा कुछ। वो चीज काउंसलिंग पे डिपेंड करता है कि आखिर किस तरीके से काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है। चॉइस फिलिंग वगैरह किस तरीके से किया जा रहा है। तो यही सब चीजें मिली। अभी आप लोगों को वो सब चीज जानने का जरूरत नहीं है कि काउंसलिंग सब क्या है नहीं है, ठीक है। आप लोग एग्जाम दीजिए, अच्छे तरीके से आप अपना पढ़ाई कीजिए। और ये सब चीज रहा कि आईआईटी में ये सब चीजें होती है, ठीक है। ये आपका आईआईटी रुड़की का व्यू है, देख रहे हैं ना कितना अच्छा है। तो अगर आपको भी यहाँ पे एडमिशन लेने का सपना है तो आप लोग जरूर अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। और नंबर हमें यहाँ पे दे ही दिए हैं, नंबर पे भी कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में।